हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक शिक्षा के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये आपका 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के गुण। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं की दृष्टि से देखें तो उसमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे। अगर हम देखें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को, जो भी उसकी वर्तमान स्थितियां रही हैं या जो भी आवश्यकताएं रही हैं, जो भी उनकी संभावनाएं रही हैं या जो भी उस समय की आकांक्षाएं रही हैं, तो उसके कुछ गुण हैं। नंबर 1 है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। तो गुरुकुल प्रणाली में शिष्य जो है गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। तो वहाँ पर गुरु के सारे कार्यों को उन्हें करने होते थे, गुरु की आज्ञा का पालन भी करना होता था और गुरु के यहाँ ही रह करके शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। उस समय शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इस व्यय की पूर्ति राजा एवं धनी लोगों से प्राप्त दान, भिक्षाटन और गुरु दक्षिणा द्वारा होती थी। जो भी गुरु को दक्षिणा मिलती थी या राजा के द्वारा दान किया हुआ की हुई वस्तु मिलती थी, या भी जो धनी वर्ग थे वो लोग जो दान देते थे, या जो भी शिष्य भिक्षा मांग कर लाते थे, या फिर जो भी कोई शिष्य गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देता था, तो उसी धन से, उसी वस्तु से शिष्यों के लिए गुरु जो भी उनकी आवश्यकताएं थी वो पूरा करता था। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर नंबर 2 है यहाँ पे शिक्षा का व्यापक अर्थ। वैदिक काल में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी स्वाध्याय में कभी आलस्य ना करें। उस काल में लोग जीवन में अन्य कार्यों के संपादन के साथ साथ निरंतर ज्ञानार्जन करते थे। गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद तो लोग अध्ययन और चिंतन ही किया करते थे और समाज को अपने अध्ययन एवं अनुभव से लाभ पहुंचाया करते थे। दोस्तों, वैदिक काल में छात्रों से ये अपेक्षा होती थी कि गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी वो अपना स्वाध्याय करें, उसमें आलस्य ना करें, जिससे जो उस काल के लोग हैं उनके जो जीवन का अन्य कार्यों के संपादन के साथ साथ निरंतर उनका ज्ञानार्जन भी हो। कहने का सेंस यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो वो भी तब भी अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से अपने जीवन में या अपने आसपास के जो भी लोग हैं, अपने समाज को इस तरह से ज्ञान की तरफ ले जाएं कि उनका जो जीवन में जो उनके अंधकार है वो दूर हो। और गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद तो लोग अध्ययन और चिंतन ही किया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में जो व्यक्ति का जीवन था वो 4 आश्रमों में डिवाइड था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद जब व्यक्ति वानप्रस्थ में पहुँचता है तो वो संन्यास से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ईश्वर या ज्ञान की खोज में ही रहता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन कार्य उसका जारी था वो अध्ययन कार्य और अच्छे ढंग से कार्य करने लगता है
और समाज को अपने अध्ययन अनुभव से लाभ पहुंचाया करते थे। जो भी उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान थे, उस ज्ञान को और परिमार्जित ढंग से वो यूज करना जान जाते थे। तो नंबर 3 हम देखते हैं शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। यहाँ पर हमने देखा शिक्षा का जो व्यापक अर्थ था वो किस माध्यम से, किस तरह से लोगों के बीच पहुँचता था। नंबर 3 हम देखिए शिक्षा के व्यापक अर्थ। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता था। उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। जो भी उनके जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या था, मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, और उसका एक तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था। और उसमें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता था। उन्हें व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती थी और इस सब के साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी किया जाता था। यहाँ पर मनुष्य को नैतिक शिक्षा से तात्पर्य मनुष्य के जीवन का जो भी उनके कर्तव्य हैं, जो भी उनके मूल्य हैं, उनको उसका ज्ञान कराना होता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उनका चारित्रिक और नैतिक विकास भी हो जाता था और उन्हें व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती थी और इस तरह सबके साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी किया जाता था। व्यापक उद्देश्य जो शिक्षा का था उसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ उन्हें व्यवसाय की शिक्षा दे करके उन्हें एक स्किलफुल पर्सन, एक तरह से निपुण पर्सन, अपने कार्यों में दक्ष पर्सन बनाया जाता था, जिससे वो देश में रह करके देश की प्रगति करे। एक तरह से समाज, देश, परिवार सबकी प्रगति होती है। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य यही था। नंबर 4 हम देखेंगे शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में अपरा भौतिक एवं परा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, उसकी जो भी प्राकृतिक विकास है और उसका जो सामाजिक विकास है और उसका आध्यात्मिक विकास, जिससे उसका इस तरह से तीनों तरह का विकास हो रहा था। और उसका उद्देश्य था कि उसके जो पाठ्यचर्या थी, उसका जो पाठ्यक्रम था वो उस समय अपरा यानी कि भौतिक पाठ्यक्रम जो भी है और परा जो कि आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, जो जिससे उसका आध्यात्मिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य वहाँ पे हम कह सकते हैं उसके आत्मा का विकास, आत्मा के अंदर एक अच्छी भावना का विकास करना था और अपरा में उसके भौतिक विकास, जिससे उसके शारीरिक विकास की पूर्ति निहित थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था। इस तरह से उसका शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो। तो इस तरह के सारे विकास के लिए वहाँ पे पाठ्यक्रम के रूप में अपरा और परा विषयों को रखा गया था। और उस समय सर्वाधिक बल भाषा, साहित्य और धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र की शिक्षा पर दिया जाता था। भाषा पर और साहित्य पर, दर्शन और नीति शास्त्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। नंबर 5 हम देखें उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, प्रयोग एवं अभ्यास, नाटक और कहानी का विकास किया। जो यहाँ पर हम देखेंगे जो वैदिक काल के गुरु थे वो अपने शिक्षण विधि के माध्यम से अनेक अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श और तर्क, प्रयोग, अभ्यास, नाटक, कहानी का विकास, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से किया। और उस काल में शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया जाता, क्योंकि उस समय छात्रों के मानसिक, शारीरिक विकास को बहुत ही और एक तरह से कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। और उनका जो भाषा, साहित्य, दर्शन, धर्म और नीति से संबंध था वो गहरा होता था, क्योंकि उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि उस काल में शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए भी विशेष बल दिया जाता था। किस तरह से शिक्षण कार्य जो हो वो प्रभावशाली भी हो और रोचक मतलब रुचिकर भी हो, जिससे बच्चे उसमें आनंद लें। नंबर 6 हम देखिए गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन। गुरु भी एक डिसिप्लिन में रहता था और शिष्य भी डिसिप्लिन में ही रहता था। वैदिक काल में गुरुओं के नियम बड़े कठोर होते थे। वे और गुरु एवं शिष्य दोनों ही इनका पालन करते थे। गुरु के नियम तो कठोर थे, साथ ही शिष्य के भी तो नियम कठोर थे। शिष्य को भी अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता था और गुरु की आज्ञा माननी होती थी। गुरु के द्वारा जो भी कार्य दिए जाते थे उसको करना होता था। और भिक्षाटन या और एक तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की वजह से उनके जो जीवन थे वो एक संयमित जीवन था, उसमें आपको बड़े ही संयम के साथ रहना होता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि शिष्यों के लिए भी कठोर थी और गुरु के लिए। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, उनकी कथनी और करनी समान होती थी। कहने का तात्पर्य ये था कि गुरु जो कहते थे वो करते भी थे। गुरु के आदर्श, आहार विहार और आचार विचार का शिष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता था। तो इस तरह से ऐसा थोड़ी ना है कि आज गुरु के विचारों का या गुरु के व्यवहार का या गुरु के अंदर जो भी उनका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ता है। जरूर पड़ता है, क्योंकि गुरु को शिष्य एज ए भगवान माना जाता है। गुरु को तो जो भी भगवान कहता है उसको शिष्य करता ही है और वे इसका पालन करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी गुरु कहते थे उनके द्वारा कही हुई वाणी को शिष्य को मानना पड़ता था और शिष्य उनका पालन भी करते थे, क्योंकि गुरु को आदर्श मानते थे और गुरु की आज्ञा को वो शिरोधार्य समझते थे। नंबर 7 हम देखें गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे। उस ऊपर से प्रेम बरसात था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो ज़्यादा मधुर था और उस समय गुरु के पास रहने की वजह से भी गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर था। चूँकि गुरु उस समय आपके पेरेंट्स की तरह होता था, जो आपकी सुख सुविधा से लेकर के आपके आध्यात्मिक मानसिक विकास की भी हमेशा चिंता करता था। और साथ ही यहाँ पे हम देखें कि जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो बहुत मधुर था, तो उसमें ऊपर से प्रेम बरसात होती थी, यानी कि यहाँ पे ऊपर से उनके अंदर प्रेम की भावना दिखती थी और अंदर से वो उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना रखते थे। गुरु शिष्यों की पूरी देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कठोर परिश्रम भी करते थे और शिष्य गुरुओं का आदर करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनकी सेवा भी करते थे। वैदिक काल के मुख्य दोष क्या थे? अब ये तो हो गई गुण की बात, अब हम दोष देखते हैं। कुछ विद्वान वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुण ही गुण देखते हैं, तो यह उनका प्राचीन के प्रति मोह ही कहा जाएगा। यह बात सत्य है कि उस समय संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी, परंतु आज की दृष्टि से उसमें दोष भी थे जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है इसमें? जो शिक्षा थी वो राज्य का दायित्व नहीं थी। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा की ये दोष थे कि उस समय जो शिक्षा थी वो प्रशासनिक नहीं थी, वहाँ पर गुरु ही अपने दायित्व समझता था शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। व्यक्तिगत नियंत्रण का क्या तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका, जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित नहीं हो सका और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। चूँकि उस समय जो शिक्षा थी वो शासन प्रशासन के अधीन नहीं थी, तो इसलिए स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध समुचित रूप से नहीं हो पाया। नंबर 2 हम देखते हैं व्यवस्थित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या। अव्यवस्थित यहाँ पर कोई भी व्यवस्थित पाठ्यचर्या नहीं थी या पाठ्यक्रम नहीं था। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठ्यचर्या एक समान नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि गुरु अपने जो भी गुरु थे उनकी हर गुरु की अपनी एक योग्यता थी, तो वो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा देते, क्योंकि उस समय कोई पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित था।
तो जिस गुरु के अंदर जितना ज्ञान होता था वो उसी अपने ज्ञान के आधार पर ही वो शिक्षा देते थे। विभिन्न विभिन्न गुरुकुलों की पाठ्यचर्या भिन्न भिन्न थी। उस समय यह धारणा थी कि शिष्यों को जितना अधिक ज्ञान करा दिया जाएगा वे जीवन में उतने ही अधिक सफल होंगे। परंतु इस ज्ञान के स्वरूप के विषय में गुरु एकमत नहीं थे। उसमें से कुछ गुरुओं का ये मानना था कि शिष्य को जितना ही ज्ञान करा दिया जाए उनका जीवन उतना ही आसान होगा और वो अपने जीवन में उतने ही सफल होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ गुरु इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए नंबर 3 देखते हैं। शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना। वैदिक काल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक एवं उच्च। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या बाल एवं किशोरों के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं थी। जो उच्च शिक्षा थी, चूंकि वो बालक और किशोर थे तो उस समय उनके वो अनुकूल नहीं थी। आज की परिस्थितियों के लिए एकदम अनुपयुक्त है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति में वैदिक शिक्षा की जो भी शिक्षा या पाठ्यचर्या है वो लागू करें तो वो आज के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज जो शिक्षा दी जाती है वो मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोणों को आधार बनाकर दी जाती है और बच्चे के मानसिक जो विकास है उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो आज की शिक्षा के लिए ये उपयुक्त नहीं है, तो वो मनोवैज्ञानिक संरचना मानी गई है। नंबर 4 हम देखें कठोर अनुशासन। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के संयम से लिया जाता है। वैदिक काल में अनुशासन बहुत कठोर थे। इसलिए कठोर थे क्योंकि वहाँ पर एक संयमित जीवन जीना होता था और वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार से संयमित था। तो इसकी जो प्राप्ति होती थी, गुरु और शिष्य दोनों बहुत संयम का पालन करते थे। गुरु भी बहुत ही ज़्यादा संयमित रूप से रहते थे और शिष्य भी बहुत संयमित ढंग से रहते थे। अपने आहार विहार और आचार विचार पर नियंत्रण रखते थे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे वो शिष्य हो या शिक्षा देने के लिए चाहे गुरु हो, दोनों ही अपने विचारों पर नियंत्रण रखते थे और धर्म तथा नीति के अनुसार आचरण करते थे। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुलों के नियमों और गुरु के आदेशों के पालन को अनुशासन माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल आते आते जो गुरु के नियम थे, जो गुरु के आदेश थे, उनको पालन करना एक डिसिप्लिन के अंतर्गत रखा गया कि इसको और कठोरता से उसका पालन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो वो जो कठोर अनुशासन था उसकी वजह वो भी इस समय एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के रूप में देखी जा रही है। नंबर 5 हम देखें जन शिक्षा का अभाव। वैदिक काल में जन शिक्षा का संप्रत्यय ही विकसित नहीं हुआ था। जन शिक्षा जो थी उसका संप्रत्यय ही विकसित नहीं था। वर्णानुसार कर्म ही शिक्षा देना और शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकारों से वंचित कर देना जन शिक्षा का विरोधी कदम था। दोस्तों अगर हम देखें तो जन शिक्षा का अभाव था। वहाँ उस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। तो जो शूद्र थे उनको उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी गलत थीं और वहाँ पे ये गलत थी, इसलिए गलत थी क्योंकि जन शिक्षा का अभाव था, लोगों में शिक्षा की कमी थी। उस समय जो गुरु कहता था वही सर्वमान्य था, लोग वर्ण व्यवस्था को मानते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे जन शिक्षा का अभाव होने की वजह से भी उस समय की शिक्षा के ये दोष रहे हैं। नंबर 6 हम देते थे रटने पर अधिक बल। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों में शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था। जो भी गुरु थे, जो भी ज्ञान देते थे, वो शिष्यों को याद करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति को योग्य माना जाता था जिसे धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं संबंधी श्लोक कंठस्थ होते थे। जो व्यक्ति श्लोक और धर्म, दर्शन, नीति और अन्य अनुशासन ये सब याद रखता था वो व्यक्ति योग्य माना जाता था, वो
क्योंकि उसे ये याद हो जाते थे। आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हो चुका है कि ना तो उसे सूत्र रूप में पिरोया जा सकता है और ना ही उसे कंठस्थ किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज शिक्षा का जो स्वरूप है वो बहुत विस्तृत है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो इतना अधिक विकास हो चुका है कि ना तो उसे सूत्र रूप में पर पिरोया जा सकता है, यानी कि शिक्षा को ना ही एक सूत्र में पिरोया जा सकता है और ना ही उसे कंठस्थ किया जा सकता है। तो नंबर 7 हम देखते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल। वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र पाठ्यचर्या के अनिवार्य विषय थे और इनकी शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक शिक्षा जो थी वो धर्म पर आधारित थी। उस समय धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो उस काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र यही सब पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय हुआ करते थे और इनकी जो शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। छात्रों की आधे से अधिक शक्ति धर्म ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं के संपादन में व्यय होती थी। जो छात्र होते थे उनकी अधिकतर शक्तियाँ, अधिकतर समय धर्मशास्त्र के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं में संपादन में व्यय हो जाती थी और यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। दोस्तों, देश ज्ञान के मामले में तो आगे हो गया, लेकिन जो भौतिक दौड़ एक तरह से कह सकते हैं, जो विकासशील है, जो देश की उन्नति थी, जो देश में विज्ञान की प्रगति थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। क्योंकि उस समय धर्म ग्रंथों में और धार्मिक क्रियाओं के संपादन में जो समय जाता था उस समय को बाद में किसी अन्य समय में कन्वर्ट नहीं किया जा सका या किसी अन्य चीज़ों में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। तो उस समय जो शिक्षा का माहौल था वो अलग तरह का था। आज का जो शिक्षा का माहौल है वो अलग तरह का। आज भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए शिक्षा दी जा रही है जो, और उस समय आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है और जो मेरा प्रयास है आपके लिए ये कैसा है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।